जय हिंद दोस्तों, मैजिकल मैथ के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज का जो हम लोग वीडियो टूर करेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस, आज हम लोग कोई पर्टिकुलर टॉपिक लेके नहीं करेंगे। आज हम लोग एमसीक्यू कैसे सॉल्व किया जाता है, एक मेजर पार्ट है। 20 मार्क्स का इसके ऊपर क्वेश्चंस रहता है। ये इजी भी कह सकते हो और टफ भी कह सकते हो। जो लोग एमसीक्यू में मिस कर जाते हो, उसका 1 या 2 नंबर मिस होने पे बहुत अधिक वहां पर आपका मिस हो जाता है। इसलिए एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करना है, आज हम लोग उसको सीखेंगे। और इसके लिए हम लोगों ने सीबीएसई सितंबर मंथ में जो सैंपल क्वेश्चन पेपर निकाला था, उसी को हम लोग आज रखे आज के एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में और देखिए क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे। ये है पहला क्वेश्चन, नंबर 1 क्वेश्चन। द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट्स -6, 0, 0, -30, 4, -20, 6, 0, ये सब चीज दिया हुआ है आपको। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का जीरो क्या क्या है वो निकालना है मुझे। तो एक बात ध्यान करो, कोई भी एक पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल का ग्राफ आप लोग ध्यान से देखो। ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। पॉलिनोमियल का ग्राफ मतलब क्या? ये अगर ग्राफ बनता है तो एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट में टच करता है, वो होता है नंबर ऑफ जीरोस। और जहां पर एक्स एक्सिस को टच करता है वो होता है जीरो। तो आप देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस को टच कहां पर कर रहा है, एक इस पॉइंट में कर रहा है, क्योंकि -6, 0 मतलब वो पॉइंट एक्स एक्सिस में है। उसके बाद 6, 0 यानी वो भी पॉइंट एक्स एक्सिस में है। बाकी सब पॉइंट को आप देखो, 0, -30 या 4, -20, ये एक्स एक्सिस पे नहीं है। तो एक्स एक्सिस पे जो दो पॉइंट है वो रहेगा हमारा सॉल्यूशन। यानी क्या क्या सॉल्यूशन है? एक तो -6 है और दूसरा है 6। तो ये हो जाएगा हम लोगों का करेक्ट आंसर डी। ठीक है, अब उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस इज इनकॉन्सिस्टेंट। ये दोनों सिस्टम इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट यानी कि दे डोंट हैव एनी सॉल्यूशन, यानी जिसके बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन का केस। और आप सबको पता है नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है। नो सॉल्यूशन का केस मतलब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 which is not equal to C1/C2। ये होता है नो सॉल्यूशन का केस। आप कंपेयर करके A1/A2 निकाल लो तो 3/6, आप लोग जानते ही हो, इसके ऊपर वीडियो भी है, आप देख सकते हो। दूसरा B1/B2 -K/10 और which is not equal to C1/C2 यानी -7/-3। -7 क्यों? क्योंकि इस तरफ लाके ही हम लोग को करना पड़ता है। तो ये दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो आप देखो इस जगह पे 3 और 6 एक दूसरे को कैंसिल करेगा और बनेगा 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -2k इज इक्वल्स टू 10, यानी k इज इक्वल्स टू -5। तो k का वैल्यू -5 होगा ताकि इसका इनकॉन्सिस्टेंट हो, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है? अ नंबर ऑफ सेकेंड्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल। ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, एक पॉइंट में बहुत सारा सेकंड, जैसे ये एक पॉइंट हम फिक्स कर दिए। सेकंड सेकंड जो एक सर्कल को दो पॉइंट में काटता है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो बहुत तरह सेकंड डाला जा सकता है। यानी ये स्टेटमेंट पहला वाला सही है। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल, ये भी स्टेटमेंट सही है। ए कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ये भी पॉइंट सही है। फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड ए सर्कल ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। तो देखो, आप इस सर्कल के अंदर में कोई एक पॉइंट लेते हो अगर, तो यहां से आप टेंजेंट डाल ही नहीं सकते हो। टेंजेंट मतलब जो सर्कल को टच करता हो। यानी आपके लिए आंसर कौन सा हो जाएगा? आपके लिए इस क्वेश्चन का जो गलत आंसर होगा, मतलब जो स्टेटमेंट सही नहीं है, वो है डी स्टेटमेंट। राइट, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा डी। अब देखो, द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 7n-4। कोई एपी का nth टर्म यानी an इज इक्वल्स टू 7n-4, और आपको बोल रहा है कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है। तो आप एक काम करो, पहले a1 निकाल दो। a1 क्या हो जाएगा? 7 × 1 - 4, 7 × 1 - 4 यानी कि 3, यानी फर्स्ट टर्म मिल गया। अब a2 निकाल दो, यानी 7 × 2 - 4, 7 × 2 कितना होता है? 14, 14 - 4 यानी कि 10। तो जब आपको फर्स्ट टर्म मिल ही गया है, सेकंड टर्म भी मिल गया है, तो डी मतलब क्या होता है? डी मतलब होता है a2 - a1, a2 - a1 यानी 10 - 3, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 7। यानी ये है मेरा करेक्ट आंसर ए। ठीक है, आप लोगों को लगता होगा सर आज बहुत फास्ट फास्ट पढ़ा रहे हैं। नहीं, एमसीक्यू फास्ट ही करना है, जल्दी ही करना है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर आर ईच 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। एक राइट सर्कुलर कोन और एक स्फीयर, दोनों के रेडियस 5 सेंटीमीटर है, बिल्कुल सही है।
इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द कोन मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम ऑफ ए कोन, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर यानी 4/3 पाई आर क्यूब। ये दोनों चीज दिया हुआ है। तो आप एक चीज गौर करो यहां पर, सबसे पहले तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये आर स्क्वायर और आर क्यूब को कैंसिल करके आर बचेगा। तो एच इज इक्वल्स टू हमारे पास बच गया क्या, 4r। और 4 इंटू आर, आर दिया हुआ था, रेडियस ऑफ द स्फीयर दिया हुआ था, दैट वाज 5 सेंटीमीटर। अब डाल दो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 20। देख लो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन को देखते हैं। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 5/2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। tan थीटा का वैल्यू है 5/2, देन इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम लोग अगर यहाँ पर लिखे 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दिया हुआ, इसका वैल्यू निकालना है। तो आप एक काम करो, इस चीज को, इसमें आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड करने से आपके पास क्या आ जाएगा, 4 tan थीटा। आप बोलोगे tan कहां से आ गया सर, अरे भैया ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा हुआ ना, यानी tan थीटा हो गया, प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, ये 1 हो गया। नीचे देखो 4, ये फिर से साइन थीटा हो गया, माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1 हो गया। तो 4 इंटू tan थीटा का वैल्यू देखो तो कितना दिया हुआ था, 5/2 प्लस 1, और नीचे कितना हुआ 4 इंटू 5/2 माइनस 1, तो 2 2 कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, ये 10 प्लस 1 बाई 10 माइनस 1 यानी 11/9। 11/9 आ जाएगा मेरा आंसर। ये पहला वाला ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन को देखो। इन द गिवन फिगर अ टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन एट ए पॉइंट पी ऑन द सर्कल सेंटर्ड एट ओ। एक सर्कल का सेंटर है ओ में, एंगल टी पी क्यू है 110 डिग्री का, टी पी क्यू, टी पी क्यू, ये पूरा एंगल जो मार्क किया हुआ है, ये पूरा एंगल है 110 डिग्री का। देन व्हाट इज एंगल पी ओ क्यू, इस एंगल का मेजरमेंट क्या है, ये हमको निकालने के लिए कह रहा है। तो आप ध्यान दो, आप टेंजेंट का थ्योरम में पढ़े होंगे, टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। यानी कि इस पार्ट तक आ जाएगा 90 डिग्री, ये पूरा था 110, यानी बचा हुआ ये पार्ट आ जाएगा 20 डिग्री का। अगर ये 20 डिग्री है, आप जानते हैं कि ओपी और ओ क्यू इक्वल, तो ये भी आ जाएगा 20 डिग्री का, राइट। ये 20 डिग्री आ गया दोनों। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो इस एंगल का वैल्यू कितना आना चाहिए, अब 20 प्लस 20 40 हुआ, तीनों मिला के 180 लाना है। तो बचा हुआ एंगल पीओ क्यू कितना डिग्री का होगा, ये होगा 140 डिग्री। ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए हो आप लोग। अगर नहीं समझ रहे हो तो आप एक बार जूम करके बैक करके इसको आप रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद वाला आप नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखो। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका ये है दोनों जीरो, कौन सा है इसमें से, कौन सा है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरो तो यहाँ पर जीरो होगा। आप ध्यान से देखो, दोनों बिल्कुल सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट है, एक है माइनस में दूसरा है प्लस में, यानी ये टर्म, ये वाला टर्म पूरा खत्म हो गया। प्लस अल्फा बीटा, अगर मल्टीप्लाई करें दोनों को तो कितना हो जाएगा, -5/2। अब बताओ -5/2 कहां से आया, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा तो 5/2 बचेगा, और साथ में माइनस भी आ जाएगा, यानी ये एक्चुअली हो क्या गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर एक एलसीएम ले लेते हैं 2, तो बचा 2x स्क्वायर माइनस 5, यानी ये 1/2 एक कांस्टेंट के रूप में बाहर कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5। अब ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में ये ऑप्शन आपके पास नहीं है, इसका इक्वल ऑप्शन, इसका इक्विवेलेंट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, आप देखो ये है उसका इक्विवेलेंट ऑप्शन, है ना। अब इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दो पूरा, ये जो कांस्टेंट है 1/2, अगर ये 4 हो जाता, अगर ये 4 हो जाता तो इसका वैल्यू क्या आता है, 8x स्क्वायर माइनस 20, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 20। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन को देखो। कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशन। 45 ऑब्जर्वेशन एक क्लियर है, द अपर लिमिट निकालना है, द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का अपर लिमिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इसका सीएफ निकालना पड़ेगा। याद है ना आप लोगों को, सीएफ कैसे निकालेंगे, यानी कि ये देखो 0 से 10, ये है 10 से 20। एग्जाम में आपको इतना डिटेल्स लिख लिख के नहीं करना है, आपको जस्ट आंसर बताना है। ठीक है, एमसीक्यू के साथ प्लस और माइनस दोनों चीज है।
अब इसे प्लस पॉइंट भी कर सकते हो, माइनस पॉइंट भी। अगर सी एफ निकालेंगे, अच्छा फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, 5, 9, 15, देन इट इज 10 एंड देन इट इज 6। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना आने वाला है, सी एफ कितना आने वाला है, 5। उसके बाद सी एफ निकालने के लिए इसको जोड़ो, उसके साथ कितना आ जाएगा, 14। 14 प्लस 15 कितना होता है, 29। 29 प्लस 10 कितना है, 39। 39 प्लस 6 कितना होगा, 45। तो ये निकल गया। और हमारे पास 45 ऑब्जर्वेशन है, नहीं भी बोलता तो हम लोग काउंट करके 45 निकाल लेते हैं। तो हमारे पास n इक्वल्स टू है 45। तो n बाई टू कितना है, n बाई टू है 22.5, इसका आधा कर देंगे। अब क्या प्रोसेस है, सीएफ टेबल में 22.5 को आप खोजो, सीएफ के टेबल पे 22.5 है ही नहीं, लेकिन 22.5 से जस्ट ज्यादा कौन सा है, ज्यादा तो ये तीनों है, लेकिन जस्ट ज्यादा ये रहा। तो ये होगा हमारा मीडियन क्लास। आप सबको पता है मीडियन क्लास निकालने का यही प्रोसेस है। तो हमारे लिए मीडियन क्लास हो गया 20 to 30। और क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, 20 to 30, अपर लिमिट 30। तो हमारा आंसर हो जाएगा 30, सी हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन को देखते हैं। ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉर्ड्स। अब ध्यान से देखो, फिगर थोड़ा सा क्लमजी आ गया। ए बी और सी डी दो कॉर्ड ओ पे मिला है, ठीक है, जिसमें से ओ डी और ओ ए दोनों इक्वल है। और साथ में आपको बता दिया बी ओ सी, ये एंगल का मेजरमेंट है 80 डिग्री। अगर बी ओ सी 80 डिग्री है तो इसका ऑपोजिट एंगल ये भी आ जाएगा 80 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता है। और आप लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल पे ये दोनों साइड अगर इक्वल दिया हुआ है तो ये दोनों बेस एंगल भी इक्वल होगा। अगर ये 80 डिग्री है तो बाकी दोनों का सम 100, यानी कि इसको आना पड़ेगा 50 डिग्री और इसको भी आना पड़ेगा 50 डिग्री। अब आप क्लास 9 के सर्कल के कंसेप्ट में जाओ, ये दोनों एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट, तो ये भी आ जाएगा 50 डिग्री, ये भी आ जाएगा 50 डिग्री। अब बताओ ये दोनों ट्रायंगल कैसा निकला, ये दोनों ट्रायंगल इक्विलैटरल तो है नहीं, तो पहला ऑप्शन हमारे पास नहीं है। आइसोसेलेस एंड सिमिलर, ऑफ कोर्स दे आर सिमिलर। देखिए आप, सभी एंगल इक्वल है और ये आइसोसेलेस भी है क्योंकि दो साइड इक्वल आ रहा है, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब तीसरा और चौथा ऑप्शन सी और डी को भी देख लो, आइसोसेलेस बट नॉट सिमिलर, सिमिलर तो है, 100% सिमिलर है। और तीसरा नॉट सिमिलर, यानी कि ये दोनों ऑप्शन, एकमात्र बी ऑप्शन ही करेक्ट है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद आप क्वेश्चन देखो, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, इसका रूट्स कैसा है, क्या है नहीं पूछा, व्हाट आर व्हिच टाइप ऑफ रूट्स आर यू गोइंग टू गेट हियर। तो रूट्स निकालने के लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये होता है ना फॉर्मूला। अब देखो इसका माइनस बी, बी बताओ कितना है, ये हो जाएगा -1, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 इंटू ए है 1 और सी है -1 बाई 2a, 2 इंटू 1। आप लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर देख चुके हो वीडियो, आप जानते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करके ऐसे ही निकाला जाता है। तो ये हो गया -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस 4 बाई 2, यानी ये हो गया -1 प्लस माइनस रूट अंडर 5 बाई 2। अब सारा आंसर इसी में छिपा हुआ है, ध्यान से देखो, है ना। ये है रूट अंडर 5। रूट अंडर 5 कैसा नंबर होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं रियल नंबर चैप्टर पे, ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो इसका रूट्स, आप ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन है, इर्रेशनल एंड डिस्टिंक्ट। इर्रेशनल, इर्रेशनल तो है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, तो हमारा करेक्ट आंसर ए ही है। ठीक है, बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। नॉट रियल, बिल्कुल नहीं, रियल तो है ही, डी का वैल्यू 0 से ज्यादा है। डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है 5, तो डी का वैल्यू 5 है तो नॉट रियल, तो ऑप्शन गलत है। रैशनल एंड डिस्टिंक्ट नहीं, बिल्कुल ये रैशनल नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है। और ऑप्शन डी रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ता है दोस्तों, कंडीशन, डी का वैल्यू 0 होना पड़ता है, तो डी का वैल्यू 5 है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इररेशनल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया हुआ है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा। 3 tan थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा 30 है, तो 3 tan थीटा को रिप्लेस करो 30 से और टेबल पे चले जाओ। 3 इंटू tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, यानी कितना हो जाएगा 3/√3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप रेशनलाइज करोगे तो √3 बचेगा, लेकिन ये लोग किया ही नहीं है, सी को ही छोड़ दिया, 3/√3, ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। काफी आसान, कितना देर लगा, 15 सेकेंड, है कि नहीं। चलो अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद, द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज दिस, हेमिस्फीयर इज दिस, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर इन स्क्वायर सेंटीमीटर, कितना होगा। वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर, वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फीयर का, 2/3 पाई आर क्यूब, याद है ना सबको फॉर्मूला, 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 396/7। अब इसका रिप्लेस करो वैल्यू, 2/3 इंटू 22/7
into r cube is equals to 396 by 7। तो r क्यूब का वैल्यू कितना निकलेगा यहां से 396 बाई 7 इंटू 7 इंटू 3 नीचे 2 इंटू 22। अब देखो 7 और 7 कैंसिल, ये 11 से कटता है 2 हुआ, ये भी 11 से कटता है 36 हुआ, ये 2 और ये 36 कट के बचा 18, उसके बाद ये 2 और 18 कट के बचा 9। तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू 9 इंटू 3 यानी 27। तो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर इक्वल्स टू आ जाएगा 3। लेकिन हमसे तो रेडियस नहीं पूछा है, पूछा है कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो 3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दो और देखो क्या आंसर आ रहा है 3, ये हो जाएगा 27 इंटू 22, 27 इंटू 22 मल्टीप्लाई करो 54 और उसके नीचे 54, तो आंसर आ जाएगा 494, 594/7, 594/7 ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 594/7। आपको एक चीज और बता दूं कि आप जब एमसीक्यू का क्वेश्चन करेंगे तो आपको इतना डिटेल्स लिख के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जरूर करेंगे, सामने में दिखाएंगे, आप एग्जामिनर को दिखाएंगे कि आपने कहीं ना कहीं रफ किया, लेकिन इतना डिटेल्स लिख के और टेक्निकली आपको करना नहीं है। आपको आंसर से मतलब है। बाई चांस वर्स्ट केस में आप लोग जो मेरे वीडियो देख रहे हो आप लोग जरूर ऐसा नहीं करोगे, लेकिन मान के चलो कि आपके पास समय कम हो गया, आपका टाइम अप हो गया और आप एक या दो एमसीक्यू का आंसर नहीं किए थे, उस समय अगर आप अंदाजे में ही अगर आप डाल दोगे ए इसका ऑप्शन बी, और अगर आपका लक आपके साथ है और ए और बी करेक्ट ऑप्शन है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। आपसे नहीं पूछेगा कि आपने रफ कहां पर किया है। ठीक है, इसलिए डिटेल्स नहीं करना है, जल्दी जल्दी करना है, ये है मेन मंत्र है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इन ए बैग कंटेनिंग 24 बॉल्स, एक बैग में 24 बॉल है, इसमें 4 है ब्लू, 11 ग्रीन एंड रेस्ट आर व्हाइट। तो 4 ब्लू 11 ग्रीन तो 15 हो गया। तो बचा हुआ व्हाइट बॉल कितना, व्हाइट बॉल का नंबर हो गया 9। 24 में से 11 15 माइनस कर दो। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज व्हाइट इन कलर। तो 9 है हमारे लिए फेवरेबल आउटकम और पॉसिबल आउटकम है 24। इसको 3 से काट दो, पॉसिबल आउटकम है 24, 3 से काटो तो 3/8, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए आप लोग। ये देखो 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा अगर आप कैलकुलेशन जल्दी कर सकते हो तो। एमसीक्यू का कुछ क्वेश्चन आपको लेंथी खींच जाएगा, टाइम लग जाएगा, लेकिन कुछ वैसे ही क्वेश्चन जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन आपने देखा, ये आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आंसर निकालोगे, तो वो टाइम इसमें मेकअप आपको कर लेना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट -4, -5। इसको एक्सप्लेन करके अगर मैं बताऊं तो ये तो हमारा है एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, और एक पॉइंट है -4, -5। तो वो इस थर्ड क्वाड्रेंट में होगा -4, -5। इससे नजदीक में एक्स एक्सिस से, सबसे नजदीक में एक्स एक्सिस से कौन सा पॉइंट है 0,0। चलो ठीक है, ये तो ओरिजिन का बात कर रहा है। दूसरा -4,0, -4,0 इधर कहीं पे है। तीसरा -5,0, ये थोड़ा सा दूर चला गया। और -41,0 इसको आता पता ही नहीं है, तो हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी -4,0। ठीक है, -4,0 एक्स एक्सिस पे सबसे नजदीक पॉइंट है जो कि -4, -5 से रहता है। ठीक है, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा। ये भी अगर आप आंसर जानते हो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपको लगेगा। मिडिल मोस्ट डेटा यानी ये बात कर रहा है मीडियन का, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। राइट, इसके बाद वाला, अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, the point on the x-axis divides the line segment joining the point this and this in the ratio 1:2. What is the point? आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एक पॉइंट है मुझे लेना है एक्स एक्सिस में। ए का कोऑर्डिनेट ये ए है, इसका कोऑर्डिनेट है 2, -3, और दूसरा है बी, इसका कोऑर्डिनेट है 5, 6। ये है दो पॉइंट, और इसके ऊपर एक पॉइंट है एक्स एक्सिस में, लेट द पॉइंट पी, इसका कोऑर्डिनेट है x, 0। तो आपसे पूछ रहा है और रेशियो क्या दिया है 1:2, तो आपको निकालना है। आप देखो ट्रिकी ऑप्शन से अगर चलोगे तो ये एक्स एक्सिस में है, यानी आपका आंसर या तो ए होगा या सी होगा, बाकी दोनों एक्स एक्सिस में नहीं है। ये दोनों में से एक होगा, देख लेते हैं कौन सा होगा। यानी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, हमको करेक्ट आंसर आ जाएगा। वाई का वैल्यू तो 0 आना ही आना है, एक्स का वैल्यू पे हमारा सारा आंसर आ जाएगा। तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, mx2, आप लोग को याद होगा, प्लस nx1/m+n, mx2 प्लस nx1/m+n। m बताओ कितना है, m है 1, x2 बताओ 5, प्लस n कितना है, n है 2,
x1 कितना है 2 बाई m प्लस n यानी 1 प्लस 2, यानी आपका आंसर कितना आने वाला है 5 प्लस 4 बाई 3 यानी कि 9 बाई 3 यानी कि 3, यानी 3,0। ये रह गया हमारा फाइनल आंसर, सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। वाई निकालने की जरूरत नहीं है, एक्स एक्सिस में है तो जीरो होना ही होना है। इस तरीके से आप अगर दिमाग को अप्लाई करोगे तो आप एमसीक्यू के क्वेश्चन को भी कर सकते हो। और एक तरीका होता है एमसीक्यू करने का, वर्स्ट केस में आप करो क्या, ऑप्शन चेक करो, ये चारों ऑप्शन में से आपको दिख जाएगा कि ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, दोनों ऑप्शन को कैंसिल कर दो, बाकी दोनों में आंसर निकालो। इस तरह से भी आप कर सकते हो। यहाँ पर हर समय पढ़ने से नहीं होता है, दिमाग को भी खुला रखना पड़ता है। दिमाग खुला रखो, देखो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। कितना कार्ड होता है टोटल 52, याद रखना इस चीज को। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड कितना होता है टोटल 12, जिसमें से रेड फेस कार्ड कितना होता है 6। तो रेड फेस कार्ड पाने की प्रोबेबिलिटी 6 बाई 52। इसको काट दो, ये कट जाएगा तुम्हारा 3 से कट जाएगा, 2 से काटो पहले 3, और ये हो जाएगा 26। आंसर कितना 3 बाई 26, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर 3 बाई 26 डी। ठीक है, देखो 10 सेकंड भी नहीं लग रहा है ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए। इसके बाद आता है जो समस्या क्रिएट करता है सबके बीच में, असर्शन एंड रीजन। 19th एंड 20, ये दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सच में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। होता है कि अमूमन टीचर्स के बीच में भी कंफ्यूजन हो जाता है। एक टीचर कहता है कि नहीं ये आंसर सही होगा, एक टीचर कहता है कि नहीं भैया ये दूसरा आंसर सही होगा, दोनों अपने अपने लॉजिक देता है। और तीसरे अगर एक न्यूट्रल आदमी सुन रहा है तो उसे लगता है कि दोनों का तो लॉजिक सही है। तो इस जगह पे एक कंफ्यूजन होता है। ठीक है, आप लोगों को नहीं होगा, आप लोग ध्यान से करोगे तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज को। इसमें आपको चार ऑप्शन चूज करना है कि पहला ऑप्शन अगर ए एक असर्शन है, एक स्टेटमेंट है, और आर उसका रीजन है। ठीक है, आपको चेक करना, आपको टिक मारना है ए अगर असर्शन करेक्ट है और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इस तरह से आपको बताया हुआ है। बी आपको तब लेना है कि जब असर्शन सही है और बोथ assertion reason are true but reason is not the correct explanation. ऑप्शन सी आपको लेना है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और ऑप्शन डी लेना है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। 19 नंबर का क्वेश्चन ये है, असर्शन देखो, HCF ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ट्रू। दो लगातार कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, आप कुछ भी ले लो 10 12 16 18 24 26, कोई भी दो लगातार नेचुरल नंबर को ले लो, इवन नंबर, इस दोनों का HCF हर समय 2 ही आएगा, यानी असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बोल रहा है रीजन उसका क्या दे रहा है कि इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, नहीं ये उसका कारण नहीं है। ये स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं है, इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, ये एकदम सही बात है। लेकिन पहला स्टेटमेंट का ये कारण नहीं है कि ये दो लगातार नंबर का हमेशा जो HCF आएगा वो 2 आएगा। ये बोल रहा है कारण क्या है कि इवन नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड होता है। तब बताओ कि अगर हम 12 ले लेंगे और 18 ले लेंगे, इस दोनों के HCF थोड़े 2 आएगा, ये दोनों भी तो इवन नेचुरल नंबर्स है। तो ये स्टेटमेंट सही है लेकिन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारे लिए आंसर कौन सा हो जाएगा, ए पे तो ए इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट, नहीं ये सही नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो 19 नंबर के लिए हमारा आंसर हो जाएगा बी, A and R both are true but R is not the correct explanation। आपको यही चीज सोचना पड़ता है। थोड़ा सा यहाँ पर आप टाइम देंगे, थोड़ा सा दिमाग को आप यहाँ पर शांत करके सोचेंगे कि ये जो रीजन R है क्या वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब सोच के ही इसका आंसर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन को देखते हैं। असर्शन ए, इफ द रेडियस ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज रिड्यूस टू हाफ। एक सेक्टर है, ये सर्कल का एक सेक्टर है, इसके रेडियस को हाफ कर दिए, कम कर दिए। ठीक है, एंड एंगल इज डबल, रेडियस को हाफ किए और एंगल को डबल कर दिए। अगर एंगल 30 था तो एंगल को 60 कर दिए, रेडियस अगर 10 था तो रेडियस को 5 कर दिए, रेडियस आधा किए, एंगल को डबल किए। देन द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर रिमेन्स द सेम। उस सेक्टर का पेरीमीटर हमेशा सेम रहेगा। ध्यान दो, इस जगह पे मुझे तो ये स्टेटमेंट ही गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि what is the perimeter of a sector? Perimeter of a sector मतलब length of the arc plus 2r, है ना, 2r plus length of the arc। ठीक है, आप जब भी रेडियस को आधा कर रहे हो और एंगल को डबल कर रहे हो, ठीक है, ये एल के जगह पे थीटा पाई आर बाई 180 लगेगा, तो उस जगह पे अगर लेंथ ऑफ द आर्क का बात करता तो सही रहता, लेकिन जब वो पेरीमीटर का बात कर रहा है तो दोनों रेडियस को भी ऐड करना पड़ेगा ना, तो दोनों रेडियस तो घट गया, दोनों रेडियस घट गया, वहां एंगल का कोई काम ही नहीं है।
है कि नहीं? इसलिए ये स्टेटमेंट, हमारा पहला स्टेटमेंट असर्शन ही गलत है। ठीक है, रीजन देखते हैं। द लेंथ ऑफ द आर्क, द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग एंगल थीटा ऑफ ए सेंटर ऑफ द रेडियस आर इज दिस। ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, आर सही है, ए गलत है, असर्शन ही गलत है, रीजन सही है। लेकिन हम लोग देखते हैं इस ऑप्शन कौन सा होगा। असर्शन ए इज फॉल्स, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, लास्ट वाले का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि असर्शन ही गलत है। आ रहा है आप लोगों को समझ में? तो असर्शन और रीजन करते वक्त आप लोग थोड़ा सा दिमाग को लगाएंगे, और एमसीक्यू के क्वेश्चन करते वक्त भी आप लोग थोड़ा सा दिमाग को लगाएंगे। और एक टाइप का क्वेश्चन होता है केस स्टडी बेस्ड, इसमें 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यानी आप एमसीक्यू और केस स्टडी बेस्ड दोनों को देख लो तो 80 में से 32 मार्क्स का, यानी 40% पूरे क्वेश्चन सेट को यही डिसाइड करता है। और इस चीज पे स्टूडेंट थोड़ा सा हल्का ले लेता है इसको, कि आप बन ही जाएगा, नहीं, इसी में एक आध नंबर गलत करके आ जाता है। आप ध्यान से देखोगे कुछ कुछ जगह पे दिमाग को चलाना पड़ता है। हर जगह पे आपका कंसेप्ट सही है, कंसेप्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन हर समय कंसेप्ट से नहीं होता, थोड़ा दिमाग को भी चलाना पड़ता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।